Let us now discuss about Bohr's model of atom. Some postulates you have already studied, like the first one, electrons revolve around the nucleus in circular paths called orbits or stationary states. The energy of each orbit is fixed, but when electron absorbs energy, it jumps to higher excited state, and when it loses energy, it comes back. तो ये पॉइंट आप कई बार पढ़ चुके हो पहले. For example, this is the nucleus. These are the shells where electrons are present. Shell number 1, 2, 3, 4 and so on. Let's say the electron is present here in the second shell. So this is known as its ground state. Now if you supply some energy to this electron, by gaining that extra energy, it can go to any excited state depending upon the amount of energy. Now let us say this electron goes to this third state. तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल में जाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट. बट इन द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल, सो फाइनली इट गिव्स आउट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी एंड इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट. तो जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, इट गोज़ टू द हायर शेल, एनर्जी लूज करके इट कम्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट. बट जब तक वो एक पर्टिकुलर शेल में है, द एनर्जी इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो किसी एक पर्टिकुलर शेल में कभी भी एनर्जी चेंज नहीं होती. देन दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच. देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्लैंक का, ई होता है एच न्यू. तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यू होगा वो हो जाएगा ई अपॉन एच. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर. तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन हमें दो स्टेट्स के एनर्जी का चेंज लेना पड़ेगा, एंड दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई इंस्टेड ऑफ ई. तो वैसे तो फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू ई अपॉन एच, बट यहाँ हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच, बिकॉज हम किसी एक शेल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ द टू व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन शेल टू द अदर. very important point, only those orbits or shells are allowed where angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है mvr. दिस इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल, कोई एक इंटीजर हमने n ले लिया विच कैन बी 1 2 3 4, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi. अब यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है. हम ये बोलते हैं कि इन द सेंटर वी हैव न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस शेल्स आर प्रेजेंट. बट ये जो शेल्स हैं अब कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते. देर इज़ अ डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट स्पेस वेयर दे आर प्रेजेंट, एंड दिस स्पेस इज़ डिसाइडेड बाय दिस फार्मूला. तो जहाँ भी उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल निकल के आएगा, उसी जगह पर हम लोग शेल को ड्रॉ कर सकते हैं. अब इन दोनों के बीच में शेल एग्जिस्ट नहीं करेगी. सिमिलरली इन दोनों के बीच में जो फ्री स्पेस दिखा है वहाँ पर कोई भी शेल एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो ओनली दोज शेल्स आर अलाउड वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ ईच शेल. द रेडियाई इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, Rn इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, जहाँ पे ए नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट विच इज़ इक्वल टू 52.9. तो जब आप ये वैल्यू यूज़ करते हो 52.9, जो आपका रिजल्ट आता है वो आएगा पिकोमीटर्स में. एंड दिस n इज़ द नंबर ऑफ शेल. आप किस शेल की बात करो, इट कैन बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन. तो दिस इज़ द फॉर्मूला बाय विच यू कैन ईजिली फाइंड द रेडियस ऑफ एनी शेल. वी कैन ऑल्सो फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच शेल. Energy is given by the formula minus RH into 1 upon n square, where RH is known as Rydberg constant and it has a value minus 2.18 into 10 to the power minus 18, और ये हो गया 1 upon n square. The result would be obtained in joules. Now one important thing you must know here is that इस वैल्यू से पहले भी एक Rydberg constant आया था. जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे थे तो देयर वाज अ Rydberg constant which had a value 109677. तो वो Rydberg कांस्टेंट और ये Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू अलग है. तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Rydberg कांस्टेंट विच इज़ माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18. तो ये तो एनर्जी किसी एक शेल की बात हो रही है. वी कैन ऑल्सो फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स. दिस वुड बी इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18. अब यहाँ एक शेल होगी तो आप लोगे 1 अपॉन एन स्क्वायर, बट जब दो शेल्स की बात होगी तो इट वुड बी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर.
Then you must note that these formulae to find radius and energy are only applicable to hydrogen. For hydrogen like species, यानी कि the species which contain only one electron. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. आप वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, मेक इट He पॉजिटिव. या फिर आप लिथियम ले लो विद एटॉमिक नंबर 3 हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, आप उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो. नाउ दीज 2 स्पीशीज ऑल्सो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन, तो इनको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़. अब जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. यहाँ अप्लाई करने के लिए देर इज़ स्लाइट मॉडिफिकेशन. तो अगर रेडियस की बात करें, हाइड्रोजन के केस में होता है 52.9 n², बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ इट वुड बी 52.9 n² अपॉन z. z होता है एटॉमिक नंबर. तो अगर आप हीलियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो इट वुड बी 2, फॉर लिथियम इट वुड बी 3 एंड सो ऑन. सिमिलरली इफ़ यू आर फाइंडिंग एनर्जी होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n². बट हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए उस एक्सप्रेशन को इंटू कर देते हैं बाय z², स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर. तो सिमिलरली अगर आप डेल्टा ई कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर्मूला अदरवाइज इज़ द सेम, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1² -1/n2². अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साथ में इंटू आ जाएगा z². आप यही फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर होता है 1, तो यहाँ 1 प्लेस करोगे तो देयर वुड बी नो चेंज इन द रिजल्ट. बट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दिस z इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल. फर्स्ट, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स देन दैट इज़ डबलेट्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. देखो जो हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की थी, वहाँ क्या होता है, अगर आपका ये फोटोग्राफिक प्लेट है तो आपको इस तरीके से लाइंस मिलती हैं एट सर्टेन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज. लेकिन अगर आप और डिटेल में जाओगे, लेटेस्ट मेथड्स को अप्लाई करोगे, तो ये सिंगल लाइंस की जगह एट सम प्लेसेस यू गेट दीज काइंड ऑफ डबलेट्स एज वेल. तो बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दीज डबलेट्स. उसने तो ये सिंगल लाइंस शो की थी, तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट दीज डबलेट्स वेयर 2 लाइंस आर ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस. Then this is unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. तो जो बोहर्स मॉडल है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन. इसके अलावा वो किसी का भी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाता. इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट विच इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यही जो स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होती हैं, अगर आप साथ में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, दीज लाइन्स में स्प्लिट इनटू पार्ट्स. तो ये जो स्प्लिटिंग हो जाती है किसी एक लाइन की, बोहर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन. तो व्हेन द स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट, एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ नोन एज स्टार्क इफेक्ट. तो बोहर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन आइदर ऑफ देम. लास्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ability of atoms to form molecules by chemical bonds. So it had no explanation why atoms combine together by chemical bonds to form molecules. So this is about the limitations of Bohr's model.